नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़, उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं साइंस के 1000 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। आज इसमें मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। इनको कॉन्क्लेव लेंस भी बोलते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2.42 है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नॉर्मल जो आपकी आंखें हैं उसके रेटिना पर बनने वाले नेत्र को। चलिए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ये कौन सी पेशियां होती हैं? सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? ये होता है अनंत पर। दूर बिंदु अनंत पर और निकट बिंदु कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप जो सिनेमा देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है? ये है ऊर्जा का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये होता है जनित्र या जनरेटर। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 515। मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरा वीडियो देखना। आप पूरा वीडियो नहीं देखते फिर बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये होता है 2 मिनट का। चलिए, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, प्रकृति द्वारा बनता है। चलिए नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? यदि आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो अंतरिक्ष यहाँ से नीला लगता है, वहाँ कैसा दिखेगा? काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर बनता है, वो कौन सा भाग है? रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक बहुत पूछ रहा है तो याद रखिए। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो में दिष्ट धारा या डीसी, डायरेक्ट करंट। चलिए नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव के हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये किसने खोज की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, ये थे फैराडे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा आप सब जानते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का ईंधन कौन सा होता है? यूरेनियम। नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो सभी रूपों का ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य। नवीकरणीय ऊर्जा है, ये होती है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। डेनमार्क किसे कहा जाता है? पवनों का देश, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पवन चक्की हैं, पवन चक्की। चलिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सौर सेल और
ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जो सौर सेल हैं वो सौर ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे आपका विद्युत मोटर हो गया, ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदलती हैं, ये सारे आप विशेष ध्यान रखना। चलिए, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है? ये दूरी का। पारसेक इकाई है, ये भी दूरी का। ये लंबी दूरी के मापने में प्रयोग किया जाता है, लंबी दूरी को। नेक्स्ट है, समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि प्रकाश और वर्ष आप लोग समझते हैं ये समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक होता है। चलिए, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक है पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1971 में। एसआई पद्धति जिसको बोलते हैं, एसआई पद्धति आप याद रखना, ये कौन सी पद्धति, ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आप जानते हैं कैलोरी में मापते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपको 2000 कैलोरी की डाइट लेनी चाहिए। चलिए, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? कौन सी पद्धति में? एसआई। ये अभी जो बताया गया था, ये डायप्टर में हम लेंस की क्षमता को मापते हैं। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है? एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है या करंट। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग का जो अनुपात होता है उससे द्रव्यमान हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये कैसे होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग, और इसका अनुपात वेग से या बटे वी करेंगे तो क्या मिलेगा? m ही मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। क्यूसेक से क्या मापा जाता है या क्या मापते हैं? क्यूसेक से जल का बहाव या जल का बहना, जैसे कितना क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है बांध से। आप देखते होंगे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ये हो जाते हैं क्वेश्चंस। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है? स्टील। प्रत्यास्थ का मतलब जिसे खींचा जा सके। चलिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ये तो परसों ही क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम में दिया था कि आपका यदि मास 60 kg है तो मून पर कितना होगा? तो मास पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर वेट पूछता तो वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर वो अपने पृथ्वी का 1/6 होता है। तो अगर भार होता यहाँ 60 तो वहाँ कितना हो जाता? 1/6, 10 kg हो जाता। लेकिन द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई है, ये पॉइज होती है। पॉइज श्यानता की इकाई। श्यानता विस्कोसिटी को बोलते हैं, विस्कोसिटी। चलिए, नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये होता है अपकेंद्रीय बल। और ये वाला बल आप और डेली यूज़ में कौन सी मशीन में इस्तेमाल करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करना। चलिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी अगर किसी घड़ी में भरी हुई है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ये तो आप सब लोग जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और चलती हुई वस्तुओं में कौन सी होती है, ये बताओ, आप कमेंट कर देना, मैं लिख देता हूँ, देख के तो खरीदोगे। वैसे तो करते नहीं आप, चाहे भले ही आपको सारे क्वेश्चंस आते हों। चलिए, नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। अब देखो, नाभिकीय, सूर्य में ऐसे समझना आप, नाभिकीय संलयन और विखंडन में आप कंफ्यूज होंगे, तो उसको दूर कर देता हूँ। सूर्य से संलयन, सा ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए, वायुमंडल ला है में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? डेंसिटी या घनत्व।
वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या नहीं बदलता है? अगर मात्रा बदल जाती है तो घनत्व तो नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तीसरा है। ये जल है, आप तैर रहे हैं, आप इसको पीछे धक्का मारोगे तो ये आगे मारेगा, मतलब जो क्रिया आप करेंगे उसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, आप सब जानते हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप किसी नाव से नीचे उतर रहे हैं तो आप नाव को धक्का मारेंगे, वो आपको धक्का मारेगी, आप आगे आगे जाओगे और नाव पीछे जाती है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम ये होता है, ये मापता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? कौन से वैज्ञानिक थे? डेवी। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदल सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे कार्य में बदल सकते हैं, कार्य में। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रामफोर्ड, नहीं होना चाहिए, रदरफोर्ड आई थिंक, और आप मुझे कमेंट करना जो भी है। चलिए, ये मैंने स्टार लगा दिया है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट चलते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण होता है? आप मुझे इसका कमेंट करेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड है। चलिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना का कारण क्या है? ये होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसके कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती है। किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है? ये है पेट्रोल। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट। बर्नौली की प्रमेय ये आधारित होती है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो बर्नौली की प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 561। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ये चांदी होता है। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता होती है। किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? मतलब सबसे ज़्यादा, अगर हम एक ऐसे समझ लो, यहाँ पे आग जल रही है, आप उससे उतना नहीं जलते जितना भाप से जलते हैं, तो इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इस वजह से आपको ज़्यादा जलन का आभास होता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यह है जल। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं संवहन। कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, आगे ON और है ये। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। कोई द्रव है जिस क्वथनांक पर उबलता है उससे पूर्व ही वो वाष्प में बदल जाए, क्या कहेंगे उसको? वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होती है? ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित ऊष्मा से ऊर्जा ही होगी ओबियसली। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 573। और ऊष्मागतिकी वाला ये जो नियम है, और साथ ही या ध्वनि तरंगों वाला ये पूछा गया था अभी। ध्वनि तरंगें काय में नहीं चल सकती। चलो, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, और ये चल किस में नहीं सकती? वैक्यूम। ये पूछा गया था पहले दिन। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के कारण वापस ध्वनि लौट के आती है। नेक्स्ट है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ये अनुनाद होता है, अनुनाद। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से। कौन सी तरंगें शून्य में संरक्षित नहीं कर सकती? देखिए आ गया, शून्य मतलब वैक्यूम, ये आया था।
ध्वनि नहीं गुजर सकती, ये वही सेम क्वेश्चन है निर्वात से या शून्य, एक ही चीज़ है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ जीवों में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहे में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगें चलेंगी, अपने साथ क्या ले जाएंगी? ऊर्जा। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। जब प्रकाश के लाल, हरे, नीले रंगों को समान अनुपात में मिला दें तो कौन सा कलर बन जाता है? रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, RGB। इनको अगर हम समान अनुपात में मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। नेत्रदान दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? जब कोई अपना नेत्रदान करता है तो उसकी आंख के कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित या उस व्यक्ति को लगाया जाता है? उसके कौन सा हिस्सा निकाल के दूसरे को दिया जाता है? ये होता है कॉर्निया। बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीच में क्लास तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप चाहते हो कि हमें जॉब लेनी ही लेनी है तो कैसे भी करके, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 585। मायोपिया से क्या, मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का अर्थ क्या होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये भी समझ लो, जिसको निकट, अब दृष्टि दोष से आपको पता चल रहा होगा निकट की दृष्टि उसको शायद दोष है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उल्टा होता है। ठीक, ये समझो, निकट की तो दिखाई देंगी, दूर की नहीं देंगी। और दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता दूर में। ठीक है ना? चलिए, उल्टा होता है, याद रखना, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। चलिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में अगर वायु का बुलबुला है तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति कांच के अंदर से गुजरते हुए न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो तारे से रंग से उसके ताप का पता चलता है। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चमकेगा। चलिए नेक्स्ट है दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी कब होती है? तो ये होती है 21 जून को। और 21 जून को ही क्यों छोटी होती है ये आप मुझे कमेंट करना, कर दिया करो कमेंट। चलिए, पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले का जो पूरक रंग है, कॉम्प्लीमेंट्री रंग है, वो है नीला। पीला नीला, ठीक है ना? याद ऐसे हो जाएगा। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना, ये किसका उदाहरण है? ये व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है, इसका कारण क्या है? ये अपवर्तन होता है। अब जैसे कोई बाल्टी ले लो, ये पूरी भरी है, या कोई आपका टब है ऐसे भरा है पानी से, तो आपको उसको उसमें सिक्का डाल के देखना, ये सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि ये वास्तव में जितना गहरा है उतना नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर, ये अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वरना आप वैसे ही छोड़ जाओगे, वीडियो देखते नहीं हैं पूरी। वह अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष यात्री को काला रंग का अंतरिक्ष दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है वह कौन सा है? बैंगनी या वायलेट? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर। अब सिंपल सी बात है, जो वस्तु पर आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही निर्भर करेगा। अगर वो छोड़ रहा है तो नेगेटिव होगी, ले रहा है तो नेगेटिव होगी, और दे रहा है किसी को तो पॉजिटिव होगी। चलिए नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, मतलब इजीली आना जाना हो सकता है, पारगम्य होती है वो। चलिए, परमीबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब डिटेल में आपको साइंस कराऊंगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शुष्क सेल क्या होता है? ये होता है प्राथमिक सेल। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को
इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये होता है गॉस। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शुष्क सेल से जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा, जो ड्राई सेल होते हैं उनमें जो ऊर्जा भरी रहती है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि रसायन से ही तो बनाए जाते हैं, ऐसे ही कर लिया करो कि रसायन से बनाए गए सेल हैं वो, तो उनमें कैसी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे या विद्युत अपघटन, इसको हिंदी में बोलते हैं, लिख देता हूँ, विद्युत अपघटन। ठीक है जी। विद्युत अचुंबकीय है तांबा। हाँ, विद्युत अचुंबकीय कौन सा है? तांबा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में अगर कोई चीज़ खो जाए या समुद्र में हमें गहराई मापनी हो तो एक ही चीज़ है, एक ही यंत्र है या एक ही उपकरण है, सोनार। समुद्र की गहराई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप सोनार लगा देना। ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये थे गैलीलियो। टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कारक ये थे जे.एल. वेयर्ड। जे.एल. वेयर्ड। टेलीस्कोप के गैलीलियो, टेलीविज़न के जे.एल. वेयर्ड। अच्छा, एक और है रेडियो, ये भी पूछा जाता है क्योंकि कल पूछा गया था रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। पूछ ले आविष्कारक कौन है, तो ये है मार्कोनी। मार्कोनी। चलो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब इनर्शिया। तो ये क्या होता है, ये मैंने शायद आपको बताया है। आपने अगर मेरे पहले वाले 3 वीडियो देखे होंगे उसमें बताया है, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और जड़त्व बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु अपनी जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से हम बल नहीं लगाते, इसको बोलते हैं इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, माफ़ कीजिए आगे आ गए ज़्यादा, हम कहाँ थे? चलिए ये रहा 609। एक लकड़ी झूले पर, अरे लकड़ी नहीं है, लड़की है। चलिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवृतकाल क्या हो जाएगा? कम। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन इसमें साइंस होती है, कॉमन सेंस नहीं होता सब कुछ। साइंस क्या कहती है, अगर आप बैठे हो खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग किसके कारण होता है? ये कौन सा बल होता है? केंद्र अपसारी बल। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश? तो ये ना तो पदार्थ का हम बना सकते हैं, ना तो द्रव्य को या पदार्थ को ना तो बना सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस इतना सा है। चलिए नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कब कब डूबती है? यदि वह आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वो नाव डूब जाएगी। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। जब आप शेविंग ब्रश को पानी से निकालेंगे तो उसके बाल पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण ये भी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, अब देखो अगर लेंथ बढ़ा रहा है तो टाइम आधा हो जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है। अब लंबाई को कितना कर रहा है? 4 गुना, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत ये आ गया। अब केंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन। चलिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है कब?
आपका भार 60 kg, लेकिन आपको उससे भी कम होगा। कब होगा? आपको आभास होगा या फिर आप वेट मेजर कर सकते हैं, इससे कम लगेगा अगर आप लिफ्ट में हो। लेकिन वो स्थिति कैसी होनी चाहिए कि वो लिफ्ट त्वरण के साथ एकदम नीचे जाएगी, तो आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? 617। अब देख लेते हैं 618। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। एक सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपने देखा था, आपने पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। चलिए नेक्स्ट है, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए ये गिलास है, यहाँ तक पानी था और यहाँ इतना मोटा टुकड़ा है, तो इसका स्तर अगर ये पूरा पिघल जाएगा तो बढ़ जाता है, क्या होगा? ये उतना ही रहता है, क्योंकि जब बर्फ़ डाली जाती है तब वो अपना जितना स्थान उसको घेरना होता है वो ले लेती है, ठीक है ना। केवल थोड़ी सी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज में आप ये क्वेश्चंस को कर लिया करो। और ये अनुप्रयोग ही पूछे जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? जाहिर सी बात है, आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे खाना पकने में ज़्यादा समय लगता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको क्या कहा जाता है? उस ताप को कहते हैं त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प, मतलब तीनों चीज़ें संतुलन में रहें, उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में बोलते हैं, और उन इंजनों का नाम क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन। याद रखना, ये पूछते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन, ये याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृग तृष्णा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनने का कारण क्या है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे याद कर लेना, TIR। T से टोटल, I से इंटरनल, मतलब आंतरिक, रिफ्लेक्शन। मृग तृष्णा किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तनों में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये मैंने बताया था आपको, अपवर्तन। जैसे पानी की छड़ को ऐसे डाल देंगे तो ये थोड़ी सी मुड़ी हुई ऊपर तक दिखाई देगी, क्योंकि इसकी वास्तविक गहराई नहीं दिखती अपवर्तन के कारण। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग काय में होता है? निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये होता है किरीट। और सूर्य से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, कल परसों भी आए थे क्वेश्चन डेली सूर्य के। चलिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। अब मैं ये बताऊंगा आपको वेव्स वाले चैप्टर में अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्ध्य क्या होती है, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, आप वैसे ही छोड़ जाते हैं। हल्की वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती फिर भी। चलिए कभी तब कराऊंगा मैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है ये नौ संचालकों द्वारा, मैंने भी बताया था। जहाँ भी समुद्र वगैरह या फिर उसकी गहराई मापनी हो या कोई खोई हुई चीज़ का पता लगाना हो, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अगर कोई भी द्रव है उसका क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धि मिला देंगे तो बढ़ जाएगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये भी TIR। और मृग तृष्णा वाला क्वेश्चन है वो भी यही है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स मात्रकों को एक बार देख लो, वहाँ आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी हमने पढ़ा था। गैस इंजन की खोज ये डैमलर ने की थी, गैस इंजन की खोज डैमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किया था J. ओपेनहेमर। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार ये एडवर्ड टेलर। ये अभी पूछे जा रहे हैं विस्फोटक, पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में पूछे गए थे TNT, ये क्या होता है, ठीक है।
और पिक्रिक एसिड, ये विस्फोटक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये तो याद रखना, हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर। लेज़र का आविष्कार किया था टी.एच. मेमन ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र क्या होता है? कृष्ण मतलब अब ऐसी भारी भरकम दे सकता है आपको लैंग्वेज, छिद्र का मतलब होल। क्या हो गया? ब्लैक होल सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा। ये किया था एस चंद्रशेखर ने। ये सिद्धांत को किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप। तो चर्म रोग के उपचार में किस आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं? रेडियो फास्फोरस का। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। आप जितनी ऊंचे जाओगे आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 641। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ये RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, याद रखना। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी ये बैकरल, हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो फ्रेयॉन। प्रशीतन मतलब ठंडा करने के लिए, कूलेंट। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्की होती है और गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लो, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत छोटे समय को बिल्कुल एक्यूरेट मापने के लिए परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन से थे? होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव विघटन हो जाता है उसके अंततः क्या बनेगा? सीसा या लेड, पीबी जिसको बोलते हैं, प्लम्बम। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? ये होता है नियामक या मंदक, धीमा करने के इस्तेमाल में होता है। ये कल पूछा गया था भारी जल, इसका फॉर्मूला होता है D2O। पूछा था भारी जल का फॉर्मूला क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वैसे जल का हम जिसको पीते हैं H2O। चलिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का ये भी मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट, ये जोसेफ आस्पिडीन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। पोर्टलैंड सीमेंट ये पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए 652 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट से संबंधित भी आई थिंक कल आया था क्वेश्चन। अब देखना प्रीवियस ईयर की एनालिसिस को भी देख लिया करो, मैं भी अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ वो जितनी भी मैंने 500 क्वेश्चंस करा दिए उसको देखते रहना, आपके काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 652, 652। थोड़ा सा भी समय लग रहा है जी, ये आ गया। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की लगातार प्रक्रिया को जारी रखने में हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT मैंने बताया था, ये आ गया। निम्नलिखित में से किस मिश्रण द्वारा किया जाता है? ये है अमोनियम नाइट्रेट। किस मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऐसे समझ लो, अमोनियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट है TNT, ये आया था क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? ये होता है संलयन अभिक्रियाएं। सौर ऊर्जा में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये की थी केपलर ने। चलिए नेक्स्ट देखिए 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर का मतलब होता है जनरेशन। आजकल तो 5G आ गई है, मतलब 5 जनरेशन। ऑटो हॉर्न किसके आविष्कारक हैं? ये थे एटम बम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर क्या मापते हैं? घनत्व, डेंसिटी। सूखी बर्फ क्या है? ये होती है CO2। सूखी बर्फ CO2 को बोलते हैं, लेकिन कैसी फॉर्म में होती है? ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड। एस चंद्रशेखर का नाम निम्न में से कौन से क्षेत्र से जुड़ा है? तो एस चंद्रशेखर खगोल भौतिकी से जुड़े हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये आप सब जानते हैं, रेफ्रिजरेटरों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 662। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी क्वेश्चन कल आया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसका फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली क्या है इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ये अपना अस्त्र। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन थे। चलिए नेक्स्ट है वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किया था राइट बंधु, जो दो थे, ऑरवेल राइट और विल्बर राइट। चलिए नेक्स्ट बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजर वैकन। तो ये बॉम्ब, धमाके, वायु विस्फोटक इनको ज़्यादा पूछ रहा है रेलवे, तो याद रखना ये। चलिए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल। चलिए सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ये पहले हो चुका है, सिलिकॉन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये थे अपने ग्राहम बेल। टेलीफोन में क्या होती है? बेल ही तो होती है, ऐसे याद कर लेना, घंटी होती है टेलीफोन में, तो बेल तो ज़रूर देगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जुपिटर। जूनो और बृहस्पति को भी क्या बोलते हैं? जुपिटर। जे फॉर जूनो, ऐसे कर लो याद। चलिए अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये याद रखना। अंतरिक्ष से संबंधित जो विज्ञान में हम खोज करते हैं या अनुसंधान करते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय केंद्र, उसका नाम क्या है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। सीधा आएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये है अपनी अहमदाबाद में। चलिए उड़ान अभिलेखी तकनीक का क्या नाम है? ये होता है ब्लैक बॉक्स। तो उड़ान जिससे संबंधित उड़ान में काला बक्सा जिसको बोलते हैं, उड़ान के सारे वो रहते हैं आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं। तभी तो पता है, जब जैसे कोई जो आपका विमान है अगर लापता हो जाए या क्रैश हो जाए तो पता चल जाएगा उससे कि उसमें आखिर खराबी क्या थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसलिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं वो। नेक्स्ट है 674। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह, जिसको मैटसैट बोलते हैं, को क्या नाम दिया गया था? तो 2003 में मैटसैट, मौसमी जो उपग्रह मैटसैट था, उसको कल्पना फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पना फर्स्ट। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक पनडुब्बियों में किया जाता है नाभिकीय ईंधन। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? ये खगोलीय दूरी, बहुत लंबी दूरियों का मात्रक है, समय का नहीं है ये प्रकाश वर्ष। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अब देखो इतनी स्पष्ट तरीके से मैंने लिख रखा है, और ये वाला क्वेश्चन आपके सबसे पहले दिन परीक्षा में आया था, आप जाके चेक कर लेना। उसमें दिया था भार 60 के, माफ़ कीजिए, द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान तो उतना ही रहता है। चलिए नेक्स्ट है परमाणु, इधर प है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जिससे बिजली बनती है वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था? ये बनाया था कार्ल बेंज। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपने गाड़ियों की सीरीज सुनी होगी, मर्सिडीज सबसे रॉयल क्लास में आती है मर्सिडीज, तो मर्सिडीज बेंज, ये वही थे कार्ल बेंज, उन्होंने सबसे पहला स्वचालित वाहन बनाया था। चलिए नेक्स्ट है शीशे के संचयन वाले सेल में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचयक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आजकल पूछ ही लेता है, बता दे रहा हूँ, H2SO4।
ठीक है। चलिए, जहाज़ों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? ये होता है क्रोनोमीटर। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वे पानी हटाती है। अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो नहीं डूबेगी। आयतन के बराबर हटाती है तो खो जाएगी, ढूंढ के लानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो सबसे पहला इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है रुड़की IIT। कौन सा है? रुड़की IIT। चलिए नेक्स्ट है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए, अब देखो कैसे भारी भरकम सा वर्ड है निमज्जित, यानी कि हिंदी में बोले तो डूबी। डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए मैंने कहा सोनार, समुद्र में कोई डूब जाए वस्तु या फिर गहराई का पता लगाना हो, सोनार। चलिए, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? उसमें 2 ध्रुव होते हैं N और S। अब ये चुंबक है, इसको अगर हम 2 टुकड़ों में काट दें तो क्या वो मतलब एक ध्रुव अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, या आधी हो जाएगी चुंबक? नहीं, जो कटा हुआ हिस्सा है वो भी पूर्ण चुंबक का काम करेगा, मतलब इसमें भी 2 ध्रुव बन जाएंगे S और N, ऐसे करके। ठीक है। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब सर्दी से कैसे करेंगे? मतलब आपके शरीर की जितनी ऊष्मा है उसको लॉस नहीं होने देते, बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए उससे आपकी शरीर की रक्षा होती है ऊनी कपड़ों से सर्दियों में। चलिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, अगर प्रतिरोधक तार को लंबा करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा हम बैटरी में देखते हैं, बैटरी में रसायन ही केमिकल ही होते हैं, ऐसे सोचो सिंपल मेरी तरह। अब उनको वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है बैटरी। बैटरी क्या करती है? बिजली तो देती है आपको। चलिए, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो फोटो सेल में, अब फोटो मतलब प्रकाश से कौन सी ऊर्जा में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। चलिए, ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? अरे ऐसे समझ लो, ट्रांजिस्टर में कौन सी धातु या इस्तेमाल की जाती है? वो है सिलिकॉन। चलिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली के बल्ब में आर्गन गैस होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन से तत्व का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है आपके टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि ये गर्म हो जाता है और इसका टेम्परेचर या गलनांक जो है वो बहुत हाई होता है, तो ये गलता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? हाँ, वही मैंने बताया, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? एकक भी आएगा या मात्रक भी आ सकता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, ऐसे भी आ सकता है कूलाम्ब। आप ऐसे मत बोलना कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा आ गया। चलिए, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल का एनोड, ये किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड, आपने सेल जो हम छोटे थे तब निकाल लेते थे उसमें से, ये सेल है मान लो, तो ये जो बीच का जो होता है एनोड, इसको एनोड बोलते हैं। ये एनोड का बना होता है? ग्रेफाइट, ब्लैक कलर का आता था। चलिए नेक्स्ट है, डायनेमो का एक यंत्र है। डायनेमो एक यंत्र है जो, अब डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, अब यंत्र है तो क्या होगा? यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को क्या में बदलेगा? वैद्युत ऊर्जा में। चलिए, मैंने जितने भी बदलने वाले वो हैं वो बता दिए। ये जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप याद रखना और वीडियो में बने रहना। अभी सब्र करो, होने वाले हैं, बस खत्म कर रहा हूँ यहीं तक। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है प्रतिरोध। अतिचालक किसे कहते हैं? जिसमें प्रतिरोध होगा ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं होगी, मतलब चलती जाएगी बिजली। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो जब हम किसी धातु का पृथक्करण वैद्युत परिष्करण से करते हैं, या एक विधि है जिसको विद्युत द्वारा धातुओं को वो किया जाता है, अलग किया जाता है, तो अलग करते हैं। तो ये जो शुद्ध धातु होगी वो कौन सी जगह, जैसे गंदगी वाली, ये पूरी मिक्सचर
धातु है, ये मिश्रित धातु है। इसमें से हमें किसी पर्टिकुलर धातु को अगर इकट्ठा करना है तो विद्युत परिष्करण द्वारा ये जो शुद्ध धातु है वो कहाँ पर जाके इकट्ठी होगी, कैथोड पर। कैथोड और एनोड दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट है एसी को डीसी में परिवर्तित या रूपांतरित करने वाले प्रयुक्त साधन को क्या बोलते हैं, दिष्टकारी यंत्र, दिष्टकारी। चलिए नेक्स्ट है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको बोलते हैं विद्युत रोधी। अब जिनमें प्रतिरोधी अनंत हो तो भाई विद्युत रोधी हो जाएंगे, और प्रतिरोध बिल्कुल ना हो तो अतिचालक हो जाएंगे। चलिए किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में ये सब्लिमेशन होता है, करवा दिया है। एग्जाम्पल कपूर। ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर क्वथनांक की बात करें तो बढ़ जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई ये शुद्ध पदार्थ है, इसमें गंदगी मिला दी थोड़ी बहुत या मिलावट कर दी तो उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जिस पर वो उबलता है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो गलनांक है, जमाव बिंदु है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। गलनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है अगर हम किसी पदार्थ में मिलावट कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत हो गया, और इतना भी पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं, जो भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करके जाएं अगर आपको बहुत मज़ा आया हो या पसंद आया हो मेरा सेशन।